तो हाय गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। और ये जो है हमारी क्लासेस का टाइम आप याद रखिएगा, शाम को जो है वो 8 बजे 8 PM पर हम डेली ये जो क्लासेस है वो लिया करेंगे। तो चलिए आज इस क्लासेस की शुरुआत कर देते हैं, शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं इसका। तो फटाफट से लाइक कीजिए क्लास को और होप सो सभी को जो है साउंड वगैरह क्लियर होगा। चलिए तो देखिए क्लास का जो टॉपिक है, हम सबसे पहले देखो इसमें सिस्टमेटिक क्या रहेगा, हम मैथ प्लस रीजनिंग है ना, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं यार एमपी प्लस में जो है वो रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा आता है बजाय मैथ के। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है कि दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर जो है वो आपके 60 नंबर तो इन्हीं से बन जाते हैं, बाकी के 40 नंबर आपके जीएस और साइंस से आएंगे। तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपका जो है वो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत ही तो हम जो है वो मैथ को पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम मैथ किया करेंगे ना, 10 से 15 के क्वेश्चन के आसपास मैथ करेंगे, थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे, टॉपिक टू टॉपिक वाइज चलेंगे डेफिनेटली। और उसी के बाद लगे हाथ इसी वीडियो में, ठीक है ना, उसके लिए कोई नया वीडियो ज्वाइन नहीं करना आपको, इसी क्लासेस में कंटिन्यू हम करेंगे रीजनिंग को, ठीक है ना। तो आज जो है हम मैथ का जो टॉपिक है वो बेसिक प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर सिस्टम से मैं कर रहा हूं। अगर आप देखो होता क्या है कि नंबर सिस्टम काफी बच्चे बहुत कई बार पढ़ चुके होते हैं। तो नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता है इसमें, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर मैं जो है बेटा क्या करूंगा, थोड़ा सा एडवांस मैथ के टॉपिक जैसे कि जियोमेट्री हो गया, ठीक है ना, या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऐसे टॉपिक से मैं स्टार्ट कर दूंगा अगली क्लासेस से, ठीक है ना। आज मैं नंबर सिस्टम से कर रहा हूं, आपका क्या ओपिनियन रहता है उसके बाद मैं जो है वो डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। और प्लस जो है वो मैथ को जो है हम सिस्टमेटिक करेंगे। तो आज सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, शेयर कर दो फटाफट। अभी देखिए मैथ का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो नंबर सिस्टम ले रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे, और रीजनिंग का जो टॉपिक हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, एनालॉजी, है ना। इसी क्लासेज में चलेगा, तो जुड़े रहिएगा बिल्कुल आखिर तक। मैथ प्लस रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट हम तैयार करेंगे। आप जो है बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की, ठीक है ना। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर होती क्या है दोस्तों, ये हम जानते हैं। जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी रूम में 4 लोग बैठे हो तो आप ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4, इस तरह से कंटिन्यू आप इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हो। ये अनंत का चिन्ह है, ये लेटा हुआ 8 जैसा, इसको हम कहते हैं अनंत या इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, जिनको हम गिन सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं हमको। दूसरा होता है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, इनको हम बोलते हैं होल नंबर, डब्ल्यू से दर्शाते हैं, है ना, इस नेचुरल नंबर को एन से। तो होल नंबर क्या होती हैं, अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4, इस तरह से कहां तक काउंट करें दोस्तों, इनफाइनाइट तक इनको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये होती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण में केवल ये 0 का डिफरेंस होता है ना। तीसरी अगर हम इसके बाद बात करें तो हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक यानी कि जिसको हम कहते हैं इंटीजर, इनको आई से दर्शाते हैं। और इनमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी पूर्ण अंक यानी कि वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है दोस्तों धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, और एक शून्य पूर्णांक, ठीक है ना। तो धन पूर्णांक में धन की संख्या आती है जैसे 1 2 3 4 5 6, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ऋण पूर्णांक में माइनस की संख्या आएंगी, -1 -2 -3 -4, है ना। ये जो भी संख्या है ना वो कंप्लीट होती हैं, दशमलव में नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलते हैं पूर्ण अंक से मिलाकर बना पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक में केवल एक शून्य यानी कि 0 आता है, सिंपल है। तो ये तीनों जो है वो बेसिक चीजें हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है ना। आप चाहे देखो नोट्स बना सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, आपने कई बार पढ़ी है, तो किताबों में दी गई हैं ये चीजें। मैं थोड़ा सा इसको जो है वो रिवाइज करा दूं, क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन करने हैं, तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो, और पीडीएफ भी आपको उसकी मिलेंगी साइंस और जीके की। तो पीडीएफ ऑब्वियसली पेड रहेंगी, है ना, फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है और यूट्यूब से कोई अर्निंग होती नहीं है, आप सभी जानते हैं आज की स्थिति क्या है ना, आप सभी समझदार हैं। तो ऑब्वियसली उसमें मेहनत लगेगी, लड़के टाइप करेंगे, तो कोई भी जो है वो फ्री में काम नहीं करेगा, ठीक है ना। हम कर सकते हैं फ्री में, लेकिन कोई हमारे लिए फ्री में काम क्यों करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी उनकी कुछ भी जो भी प्राइस रहेगी, हम कोशिश करेंगे मिनिमम प्राइस रखने की। क्लासेस जो है टोटली फ्री रहेंगी, है ना, क्लासेस जो आप कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब क्या पढ़ना है हमें,
इसके बाद हमने प्राकृत पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम परमेय की, ठीक है ना। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये परमेय, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। परमेय यानी कि रेशनल नंबर क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू या x बटा वाई, या हम कह सकते हैं शुद्ध भाषा में अंश बटा हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हम जिसको दर्शा सकते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या हो सकती है 3/4, है ना, 2/7। अब जरूरी नहीं है अंश छोटा हो, अंश बड़ा भी हो सकता है, 5/2, ये भी परमेय संख्या है। अब मैं कहूं कि यार मैं ले लेता हूं 2 को केवल, तो क्या ये 2 परमेय है? तो इसको तो हम बटे में नहीं दर्शा सकते, 2 को दर्शा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दर्शा सकते हैं, बटे में 1 लिख दो ना यार। तो जैसे ही हमने बटे में 1 लिखा, 2/1 क्या हो गई, ये परमेय संख्या हो गई। तो अकेली 2 पूर्णांक भी थी, पूर्ण भी थी, प्राकृत भी थी, और साथ ही साथ ये परमेय भी हो गई। जीरो की बात करें तो जीरो भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 मतलब जीरो, तो जीरो भी परमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। कोई भी संख्या माइनस में होगी परमेय होगी, कोई भी संख्या दशमलव में होगी वो भी परमेय होगी। कैसे होगी यार, 2.3 है, अब 2.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, बटे में 1 लिखूंगा, दशमलव हटाऊंगा, 0 बढ़ेगा, 23/10 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई, बटे में होगी ना, परमेय संख्या हो गई। इसके अलावा पाई के जो मान हैं, जैसे 3.14 ऑब्वियसली दशमलव में है, तो कैसी है, परमेय संख्या है। या 22/7, ये दोनों पाई के मान होती हैं, तो दोनों की दोनों कैसी हैं, परमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं पाई की बात करूं दोस्तों, तो पाई आ जाती है अपरमेय की कैटेगरी में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑब्वियसली सबको पता होगा, लेकिन बताना जरूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बेसिक से सारी चीजें ना, बेसिक से लेकर हम लेवल बढ़ाएंगे, और एमपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, मैं वो भी कराऊंगा। तो पेशेंस रखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा और महत्वपूर्ण मिलेगा, और सीधा सीधा पेपर इसी में से मिलेगा, है ना। चलिए, तो अब पाई अपरमेय है, क्योंकि पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो 3.14 नहीं होता, ये तो केवल सवाल हल करने के लिए हमने शॉर्ट में मान लिया, वरना दशमलव के बाद इसमें कई सारे अंक आते हैं। ये एक प्रकार की अशांत भिन्न है, जो दशमलव का शांति नहीं होती है, चलती चली जाए, इसीलिए पाई कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। इसके अलावा अपरमेय में वो सभी संख्या आती हैं जो अंडर रूट के अंदर हैं, लेकिन जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल संभव नहीं है। अगर आप वर्गमूल लेंगे तो वो दशमलव में आएगा। जैसे कि मैं √4 की बात करूं, तो √4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 2 एक पूर्ण संख्या है जो कि परमेय हो जाती है, तो अपरमेय तो नहीं होगी। तो वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल संभव है दोस्तों, ये वो क्या होती हैं, कैसी होती है दोस्तों, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल संभव है वो परमेय होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए, तो अभी इसके बाद देखो समझने वाली चीज है ये बेसिक, ये आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, चलिए, तो अभी ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा मैं परमेय और अपरमेय के बारे में कंसेप्ट बता दूं कि देखो यार, जब एक परमेय और एक अपरमेय को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, जब आप जोड़ेंगे, तो आपको हमेशा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं, एक मैंने परमेय ले ली 2 और एक मैंने अपरमेय ले ली √3, मैं इनको दोनों को जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, सदैव इनको मैं क्या कहूंगा, इस योग को क्या कहूंगा, अपरमेय। तो एक परमेय और एक अपरमेय का जो योग है वो हमेशा कैसा होता है, अपरमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है। अगर मैं इनका जो है सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा, तब भी ये अपरमेय होंगी। क्लियर है। अगर मैं इनका गुणा करूंगा, 2√3 कर दिया, तब भी ये अपरमेय कही जाएगी। क्लियर है। अगर मैं भाग दूं 2 में √3 का या √3 में 2 का, कैसे भी दीजिए, एक परमेय का परमेय का भाग दिया जाएगा, तब भी ये कैसी की संख्या कहलाएंगी, अपरमेय कहलाएंगी। तो ये चीज दिमाग में रखिए, सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ जी, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए यार, मतलब क्या होता है तुम लोगों को एक्साइटमेंट समझ में नहीं आता। क्लास स्टार्ट हुई, काफी सारे स्टूडेंट थे, पढ़ना स्टार्ट किया, चले गए, ठीक है ना। तो ये सब की सब ये कैसी हैं, अपरमेय संख्या है। क्लियर है ना, थोड़ा सा उधर नहीं दिख रहा होगा, क्लियर है। तो अपरमेय और परमेय का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए इनको मिटा देते हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, मैं टाइम दे रहा हूं 3 सेकंड का, 1 2 3, ओके। चलिए, अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम आगे की चीजें समझेंगे यार, है ना। अब आगे क्या करना है, हमको सम संख्याओं के बारे में समझना है। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, क्यों भाई, सम संख्याएं हम सभी जानते हैं यार, 2 4 6 वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है ना। और जो 2 4 6 ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं।
तो हमें देखना होता है इकाई अंक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है तो वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। और सीधे तौर पर ये कहते हैं सम संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जबकि विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, 2 का भाग देने पर कुछ शेष बचे, है ना। ऑब्वियसली एक शेष बचता है विषम में 2 का भाग देने पर, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सब कैसी हैं? विषम संख्या है, ठीक है ना। अभी मैं अभाज्य की बात करूं तो अभाज्य संख्याएं यानी कि जो प्राइम नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। जैसे कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक अभाज्य है। 5 क्या है? एक अभाज्य है। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं, है ना। तो एक को क्या मैं ले सकता हूं इसमें? नहीं। एक जो है एक को आप याद रखिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक क्या है? न तो भाज्य संख्या है और न ही एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है? और भाज्य जो बचती हैं जिनमें किसी ना किसी का भाग चला जाए, तो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है, पहली भाज्य संख्या होती है 4, इसके बाद 6, है ना, इसके बाद 8, फिर 9, इस तरह से जो भाज्य संख्या जिनमें इनके अलावा किसी और का भाग जा रहा है भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। चलिए अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। 3 सेकंड दे रहे हैं, 1, 2, 3, ओके। चलिए अब मिटा देते हैं इनको। अब देखें क्या है इसके बाद। सहभाज्य संख्याएं समझ लो यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये सहभाज्य संख्याएं, ये पढ़ लेते हैं, उनको लगता है सब कुछ आता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें वो कई बार छोड़ देते हैं और एग्जाम में यही चीजें फंसाती हैं। क्लियर है ना यार। तो चलिए शेयर करो यार फटाफट से, ये लाइव स्टूडेंट जो है वो कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है। तो प्लीज जो है वो शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अभी सहभाज्य संख्याएं क्या चीजें, इसके बाद यार देखो क्वेश्चन लगे हैं ऑन द रो, है ना। इन द रो जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहले जो बेसिक चीज है वो समझते तो जाओ, है ना। फिर कहोगे बोले सर ये चीज क्या है, समझा ही नहीं आपने। तो देखिए सहभाज्य संख्याएं हम जानते हैं ऐसी 2 संख्याएं, यार इसके लिए ना कम से कम 2 संख्याएं होना जरूरी है। एक अकेली कभी भी सहभाज्य नहीं होती, आ रही ना बात समझ। एक अकेली कभी भी सहभाज्य नहीं होती, सह अभाज्य को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 और 3, अभी 2 और 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं ये कैसी है? सहभाज्य हैं। 4 और 6 अभी इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, मतलब इन दोनों संख्याओं में किसी न किसी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है। तो ऐसे में मैं कहूंगा ये संख्याएं सहभाज्य नहीं है। मैंने लिया 5 और 9, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या ये सहभाज्य हैं? बिल्कुल हैं। जब कॉमन नहीं आता, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ संख्या ना निकले, कुछ भी कॉमन ना निकले, किसी एक कॉमन संख्या का दोनों में डिवाइडेशन ना जाए, तो वो क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अभी मैंने ले लिया 5 और 15, तो 5 कॉमन आ रहा है, ऐसे में ये सहभाज्य संख्या नहीं है। आ रही ना बात समझ में। मैंने ले लिया 9 और एक ले लेते हैं हम, क्या लें, चलिए ये ले लेते हैं हम 18, अच्छा 20 ले लेते हैं, चलो 20 बहुत सही रहेगा। 9 और 20 देखा जाए तो दोनों भाज्य संख्या है, तो दोनों अभाज्य हो सकती हैं। एक भाज्य और एक अभाज्य हो सकती है, या दोनों भाज्य हो सकती हैं, लेकिन आपको देखना यह है कि उनमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो 9 और 20 में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये कैसी है? सहभाज्य संख्या है। अभी सहभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लो यार। जैसे सपोज दैट मैंने कोई एक संख्या ली, अगर इस संख्या में दी गई सहभाज्य संख्याओं, जैसे 2 और 3 का ले लिया मैंने, 2 और 3 कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं। अगर किसी संख्या में दी गई सहभाज्य संख्याओं का अलग अलग डिवाइडेशन जाए, जैसे 18 में 2 का भाग जा रहा है और 18 में 3 का भी भाग जा रहा है, तो किसी सहभाज्य संख्या यार किसी संख्या में दी गई सहभाज्य संख्याओं का अलग अलग भाग जाए तो उनके गुणनफल का भी उसमें भाग जाएगा। द्वितीय 6 और 6 का भाग 18 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सहभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टी और इसका हम यूज करेंगे, आगे कुछ सवाल आएंगे जिनमें हम इसका यूज करेंगे। तो आप फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्लियर है? चलिए
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है ना? अच्छा चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे लगता है यार थोड़ा सा पक जाते हो आप, है ना? थ्योरी जो है वो नहीं पढ़नी है, किसी को नहीं पढ़नी, कई बार पढ़ चुके हैं, मालूम है मुझे, है ना? वो बस थोड़ा सा आदत में आ गया है, बेसिक एक बार बताते हैं ना तो फिर वो डाउट नहीं होता कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। अभी देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऑन स्क्रीन है और मैं थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन के लिए लूंगा टाइमर, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आएंगे आपके पास यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और एमपी प्लस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो 20 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। अंक है 340572, इनका प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी। तो ऑब्वियसली ये 6 अंक हैं, इनका प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स का टाइम देंगे केवल, कीजिए फटाफट से। हाँ जी, 5 सेकंड रिमेनिंग है दोस्तों। चलिए टाइम हो गया आपका यहां पर कंप्लीट। अभी देखिए क्या करना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी, जब भी छोटी बनानी हो तो छोटे अंक से स्टार्ट करो और बड़े अंक तक ले जाओ क्रम से। अभी इनमें देखो सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन अगर मैं 0 को आगे ले लूंगा तो एक अंक तो मेरा गया ना काम से, जैसे 0 आगे इसमें लिया है तो आगे 0 ले आए तो देखो ये संख्या 6 अंकों की नहीं है, ये केवल 5 अंकों की रह गई कि नहीं रह गई? तो 0 को कभी आगे नहीं लेंगे, तो 0 के बाद बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 2। तो यहां पर 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या 2 है। अब इसके बाद 0 ले लीजिए और इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ठीक है ना? तो आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। तो 2 के बाद 0 आ गया, अभी 3 है, फिर 4, 5 और 7, 3, 4, 5 और 7, जो कि है ऑप्शन बी। क्लियर है ना? तो चलिए, काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो आंसर बी आ गया था, है ना? डी पे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना यार डी पे, यार मतलब कहाँ यार, पटेल साहब, पुरोहित जी क्या कर रहे हो यार? डी नहीं जाना, आंसर हमारा बी बनेगा ना। ना 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 ना, ना। क्यों भैया? देखो यार उसने क्या पूछी है, 6 अंकों की, अभी 0 आगे ले लोगे तो ये 0 आगे के 0 का कोई सेंस नहीं है, ये कितनी रह गई? ये तो 5 अंकों की रह गई ना, तो 0 को कभी आगे नहीं लेते। क्लियर है? तो आंसर हमारा बी बनेगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन, लेकिन फंसते हैं ना स्टूडेंट, मतलब बोले सर यार बहुत सरल सरल पढ़ा रहे हो, पर बेटा सरल क्वेश्चन में ही ना लंका लग जाती है सभी की, ठीक है ना? तो क्यों लंका दहन कराना अपना, है ना? चीजों को फोकस कीजिएगा, है ना? डोंट वरी, हम सारी चीजें सिखाएंगे, है ना? बस जुड़े रहिए आप और प्रयास ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्लास से जोड़ पाए। हाँ जी। अच्छा नहीं लगता यार जब आपको कोई ऐसे ही ऊट पटांग पढ़ा रहा है और उनके पास जब आप सैकड़ों सैकड़ों लाइव आते हैं, है ना, और हम टू द पॉइंट एग्जाम में आने वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें आप कहते हैं आपको पसंद भी आ रहा है, लेकिन फिर भी लाइव स्टूडेंट जो है वो कम है, तो वो मजा नहीं आता, है ना? तो प्रयास कीजिए, आपके प्रयास से ही दुनिया बदल जाएगी। हाँ जी। तो ये जो दिए हैं आपको 6 अंक, इनका प्रयोग करके 6 अंकों की इस बार बड़ी से बड़ी बनानी है। पिछली बार छोटी से छोटी थी, इस बार बड़ी से बड़ी बनानी है। तो बड़ी से बड़ी के लिए अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में अरेंज कीजिए। 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर जो है वो अब आना स्टार्ट हो गए हैं। क्या आंसर आएगा भैया? सी या डी? ऑब्वियसली ए और सी, तो ए और बी तो नहीं है ना? इतना तो सभी को समझ में आएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी बनानी है तो सबसे बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? और इसके बाद हम अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में अरेंज कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे बड़ा अंक है 8, फिर उससे छोटा है 7, फिर नंबर है 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 1 का, है ना? जो दिए हैं उसके हिसाब से घटते क्रम। तो ये देखिए 7 5 8 7 5 4 3 1, यानी कि सी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो सारे स्टूडेंट का जो है वो सी आ रहा है, बिल्कुल सही। डी पे नहीं जाएंगे यार, डी में देखा इसमें थोड़ा सा हेर फेर है, लास्ट में जाके 431 दी है या 341 दी है, तो ये ऑब्वियसली डी वाला जो आंसर है वो सी वाले से छोटा है।
आपको बनाना है बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3920 कितने अंक है, 4 अंक है। मैं किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, कोई भी एक अंक का आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, आपको 5 अंकों की, देखो जाहिर सी बात है 4 अंक दिए हैं, 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो 4 अंकों से 5 अंकों की संख्या तो तभी बनेगी ना जब कोई एक अंक हम 2 बार यूज कर लेंगे। तो उसने कहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। चलिए आंसर बताइए, 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। यार ये क्या है, देखो लाइव आने वाले स्टूडेंट्स आपको मिनिमम एटलीस्ट 50 करने पड़ेंगे यार, कैसे भी कीजिए आज की क्लास में ही करो, है ना। अगर ये 50 स्टूडेंट नहीं होंगे तो हम फिर क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऐसे मजा नहीं आता है ना। तो जब मजा तब आता है यार जब सारे स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव हों, फटाफट से तुरंत आंसर आए, वो अच्छा लगता है यार हमको। तो आप कैसे भी कीजिए और अभी के अभी जो है वो 50 जो है लाइव लेकर आइए, ठीक है ना, तभी क्लास कंटिन्यू होगी, अदरवाइज वी विल नॉट कंटिन्यू द क्लास। क्लियर है। हाँ जी, कीजिए उसको जैसे भी हो, कैसे भी कीजिए, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, पूरी पावर आपके हाथों में है। हाँ जी, तो यहां पर क्या आंसर बनेगा, देखो छोटी से छोटी बनानी है तो ऑब्वियसली हम छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे। छोटा अंक 0 है, 0 से करते नहीं है, तो ऑब्वियसली 2 से करेंगे, ठीक है ना, 2 से कर लिया हमने। रिपीट आप उसके बाद 0 को 2 बार कर दीजिएगा, क्योंकि हमको छोटी से छोटी बनानी है, तो सबसे छोटे अंक को रिपीट करेंगे, ठीक है ना। सबसे छोटा अंक 0 है, 0 को 2 बार रिपीट कर दिया। इसके बाद आरोही क्रम में, यानी कि इसके बाद 3 है फिर 9 है, तो ये हो गई सबसे छोटी। इसके बाद बड़ी से बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ा अंक लीजिए 9, इसको 2 बार रिपीट कीजिए सबसे बड़े अंक को, है ना। छोटी से छोटी बनानी हो तो सबसे छोटे अंक को 2 बार रिपीट किया, बड़ी से बड़ी बनानी है तो सबसे बड़े अंक को 2 बार रिपीट किया, है ना, जैसे उसने कंडीशन दी थी उसके अनुसार। अभी घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, तो 9 9 इसके बाद, हाँ जी, क्या आएगा इसके बाद 3 है फिर 2 है फिर 0 है। क्लियर है। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी, और अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो हमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखता है, ना कि बी, ठीक है ना। तो डी जो है वो बिल्कुल सही है, यही है सही, राइट चॉइस। हाँ जी, तो क्या हो गया यहां पर क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, अभी जातीय मान और स्थानीय मान को मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो यार कोई भी संख्या दी है, आपको वैसे पता ही होगा, मैंने सपोज दैट एक संख्या ले ली, अगर मैं 4 की बात करूं यहां पर, तो 4 का जो जातीय मान है वो 4 ही होगा। कोई भी संख्या है उसका जातीय मान वही की वही संख्या होती है, लेकिन स्थानीय मान का देख लो वो स्थान कौन सा है। जैसे 4 यहां पर इकाई दहाई, दहाई पर था तो 10 का गुणा, सैकड़े पर होता तो 100 का गुणा, हजार पर होता तो 1000 का गुणा करते हम, तो स्थानीय मान निकल के आ जाता। तो जातीय मान स्थानीय मान क्लियर है। अभी इसमें दोनों का अंतर निकालना है, कर डालो फटाफट से, फुर्ती से, 20 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं। अरे आर्यन जी क्या कर रहे हैं सर, पबजी खेलो यार, पबजी खेलने आए हो यहाँ। नमस्कार, सलाम हो गुरु का सलाम, क्या बात है। कहां से आ जाते हो यार, तुम भी नमूने हो यार। हाँ जी, धरती पे बोझ बढ़ रहा है, आर्यन साहब ज्यादा बोझ ना बढ़ाओ धरती पे। हाँ जी, तो आंसर क्या बनेगा भैया, छोड़ो उसको, है ना, कचरे पर फोकस मत किया करो, कचरा है फेंको डस्टबिन में। हाँ जी, तो क्या आंसर बना, सिंपल जाति मान। देखो 6 का जाति मान क्या बनेगा यार, जाति मान जो संख्या है वही बनेगा, मैंने बता दिया। तो 6 का जाति मान 6, क्लियर है। स्थानीय मान, तो 6 कौन से स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पर, तो 6 में 1000 का गुणा किया, 6000 वहां पर स्थानीय मान होगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5994 हमारा डी ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो स्थानीय मान जातीय मान के सवाल बिल्कुल सरल होते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अभी अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, मतलब क्या समझाना, टाइम दे देते हैं, आप आंसर बता दो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये केवल थोड़ा सा आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार हम अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो कई बार छूट जाती है, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज जो है वो नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि कई बार उन्हीं में गलती कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हाँ जी आर्यन जी, ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप पढ़िए, है ना।
इधर उधर की बातें करने के बजाय क्वेश्चन कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, है ना। अच्छा लगता है हमें जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आंसर देते हैं यार, है ना। और जो आपको टारगेट दिया यार 50 स्टूडेंट, जब आप इतना एक्टिव हो, है ना, पबजी पबजी खेल लेते हो यार, मतलब 100 में से जो है वो टॉप आ जाते हो, विनर विनर चिकन डिनर कर लेते हो, तो यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स को ला भी ला सकते हो ना। करो यार प्रयास, ठीक है ना। तब तो हम माने कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ मेहनत कीजिए। चलिए, तो टाइम हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो उतनी ही बार 9 लिख दो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1 लगाओ, उसके पीछे 0 लगाकर उतने अंकों की बना दो। 4 अंकों की है तो 1 लगा के 3 0 लगाए, 4 अंकों की बन गई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, दोनों का अंतर, तो 8999 सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। तो बहुत बेसिक चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आती है। हाँ जी, अभी इनको ऐड करना है। 6 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 6 इकाई, ठीक है ना। 100th, 600th, 610th और 6 वंस को हमें जोड़ना है। दैट मीन्स फाइनली हमको क्या वैल्यू मिलेगी, कीजिए फटाफट से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम लगता है यार, क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। देखो 6 सैकड़ा यानी कि 600, 6 दहाई यानी कि 60 और 6 इकाई यानी कि 6 जोड़ा तो 666। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यार बहुत ही अच्छा है और बहुत सिंपल है। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालनी है, ठीक है ना। यानी कि इससे पहले संख्याएं क्या आती थी और इसके बाद में संख्याएं क्या हैं, ये हमें समझना है। पूर्ववर्ती यानी कि प्रेडिसेसर्स और परवर्ती का मतलब सक्सेसर, ये हमको संख्याएं निकालनी है। तो ऑब्वियसली इनको बताने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, आप एक बार कर लो। आपको कितना पता है मुझे भी तो पता पड़े, है ना। जो कर मेरे मन को किया तूने, क्या सारा बदला ये मौसम। हाँ जी, तो टाइम हो गया यार। पूर्ववर्ती का मतलब उसे एक पहले का, तो ये आपको कितना दे रखा है, 88,899 है। इससे एक माइनस कर दो, यानी कि 88,898 हो गई पूर्ववर्ती संख्या। क्लियर है। और इसमें एक ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो 899 एक प्लस करेंगे 900 हो जाएगा, यानी कि 88,900 ये हो जाएगा परवर्ती संख्या, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती के लिए -1 करेंगे, परवर्ती के लिए उसमें +1 करेंगे, जो संख्या दी गई है उसमें। तो सिंपल है, अगर हम ऑप्शन पर नजर डालें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर बनता है, बी। क्लियर है। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत है। पूर्ववर्ती के लिए -1 कीजिए, परवर्ती के लिए +1 कीजिए, ठीक है ना। प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर के लिए क्या करना है, -1 +1। क्लियर है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर किन संख्याओं से भाज्य है, तो भाज्य मैंने आपको बता दिया, भाज्य और भाज्य क्या होती हैं। तो आपको ये देखना है 2840 किन किन से डिवाइड है। अभी डिवाइडेशन के रूल होते हैं, है ना। 2 से लेकर 11 तक हम बेसिकली भाज्य के नियम पढ़ते हैं, तो वो मैंने आपको नहीं बताया। ऑब्वियसली ज्यादा थ्योरी पढ़ने से आप बोर होती हैं, है ना। मैंने देखा था जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, बहुत, है ना। कीजिए कीजिए आप, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो कम स्टूडेंट जो है लाइव आने वाले कम हो गए थे। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको कर लीजिए जो कर सकते हैं, फिर हम बता देंगे भाज्य के नियम मोटा मोटी थोड़ा सा। हाँ जी, टाइम हो गया है। हाँ जी, तो मालविया जी का आंसर आ रहा है, ठीक है, सी, है ना। क्या सी सही है। तो किन संख्याओं से भाज्य, देखो इकाई पे 0 है, यानी कि ये सम संख्या है, तो सम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं। तो ऑब्वियसली ये किससे डिवाइड है, 2 से है। इसके अलावा 4 का नियम ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक या तो डबल जीरो हो, क्या हो, आखिरी के 2 अंक या तो डबल जीरो हो या 4 से डिवाइड हो रहे हो। तो लास्ट के 2 अंक हमने देखे, 40 डबल जीरो तो नहीं है, लेकिन 40 4 से कटता है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, पूरी की पूरी 2840 4 से कट जाएगी। 8 का नियम ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो हो या फिर 8 से डिवाइड हो रहे हो।
ठीक है ना। तो 840 ट्रिपल जीरो तो नहीं है, लेकिन 8 का देखो भाग जा रहा है क्या इसमें, 8 एकम 8, 4 बनी गया 0, 8 5 40 जा रहा है। तो ये संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 2 4 8, ठीक है ना। ये किससे कटती है, 2 4 8 से डिवाइड होती है। क्लियर है। चलिए अगला देखें, इकाई अंक निकालना है। तो यहां पर देखो संख्याओं की कोई घात नहीं दी गई, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इकाई अंक निकालना बहुत आसान होता है। कैसे करना है ना, थोड़ा सा आप अटेम्प्ट कीजिए, बाकी मैं बता देता हूं। कीजिए, अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। मेरे मन को किया, हाँ जी हो गया टाइम। देखो यार, इकाई अंक निकालना, हमको केवल यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो यूनिट डिजिट नंबर निकालने के लिए केवल यूनिट संख्याओं का, यानी कि जो इकाई पर दी गई हैं उनका मल्टीप्लाई करके सिंपल इकाई नंबर ले लो। तो इकाई पर 4 है, 8 है, इधर 7 है, और इसमें 532 में 2 है। सबका इकाई इकाई ले लिया हमने। अब आप इनका गुणा करना है, तो गुणा करके बस केवल इकाई अंक यूज कीजिए। जैसे 4 8 32 का 2, ठीक है ना। हाँ जी, 4 8 32 का क्या हुआ 2। केवल 32 नहीं, 32 की जरूरत ही नहीं है, केवल इकाई अंक लिख लो 2, ठीक है ना। ऐसे ही 7 दूनी 14 का 4, है ना। जैसे 8 चौक 32 का हमने केवल 2 ले लिया। तो अभी 2 और 4 इन दोनों का गुणा कीजिए, क्या है 8। तो इकाई अंक हमारा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन कोई भी नहीं है ना। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। 1 2 4 6 दिए हैं, लेकिन ये सभी के सभी जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन बी वगैरह दे रहे हैं वो गलत है। इसका जो है इकाई अंक आएगा 8, है ना। चलो, जब ऑप्शन गलत होते हैं तभी तो पता पड़ता है ना कि कितना है। तुक्के मारने वाले तो ऑप्शन में से ही तुक्के मारेंगे, लेकिन जेन्युइनली जो जेन्युइनली सॉल्व करते हैं उनको पता है कि सही आंसर क्या है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इकाई अंक भैया जो है वो कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है ना। एक बार फिर से करके दिखाते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे 4 8 32 का 2 लिया, ठीक है ना, और इधर 7 दूनी 14 का 4 लिया, और 4 दूनी 8 हो गया। तो इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा कि नहीं आएगा। और 8 यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो हमारा जो भी है उत्तर 8 है। ऑप्शन गलत है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पर पावर का दिया। अब घातों की जो संख्या है ना वो हमने सॉल्व करना सिखाया नहीं है, तो बता देते हैं पहले, टाइम वाइम देंगे बाद में। देखो यार, जब भी किसी संख्या में, जैसे ये दिया ना आधार दिया है 3 6 7, है ना। तो जब भी आपको इकाई जो या जो भी आधार दिया है या जो भी संख्या दी है उसका इकाई अंक अगर आपको 0 5 6, है ना, या फिर 1, तो 0 1 5 या 6 अगर आपको ये दी जाती हैं, तो इसकी घात कितनी भी बनी रहे आपको सदैव इकाई कितना मिलेगा, सदैव इकाई वही मिलेगा जो है। यानी कि 0 है तो 0 मिलेगा, इकाई पे 5 है तो 5 मिलेगा, इकाई पे 1 है तो 1 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो जैसे कि ये संख्या है, यहां पर संख्या की इकाई पे क्या दे रखा है 6, एक ही अंक है। 6 के बजाय वो 26 भी तो कह सकता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई पे 6 है ना। तो अब इसकी घात यार कितनी भी बनी रहे, इकाई पर 6 है, तो इसका जो है इकाई अंक 6 की घात 59 का इकाई अंक जो आएगा वो 6 ही आएगा। आ रही बात समझ में। तो एक तो ये नियम हो गया हमारा पहला, है ना, तो इसको मिटा दें अब। हाँ जी, अब इस दूसरा नियम ये कहता है इकाई पर 3 या 7 हो, जैसे कि इन दोनों में है 3 और 7। तो इकाई पर जब 3 या 7 हो तो हमको देखना है घात। घात 4 या 4 से भाजित होनी चाहिए। घात 4 से विभाजित हो, ठीक है ना, तो ऐसे में इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, सदैव 1 होगा, ठीक है ना। जैसे 3 की घात 4 करके देखिए, तो 3 की घात 4 कितना होता है 81 होता है। तो इकाई अंक क्या है 1 आया। तो आप करके देख लो, है ना। इनकी घात 4 होगी या 4 से कट रही होगी घात, 8 कर लो, घात 16 कर लो, तो जो भी होगी घात अगर 4 से कट रही होगी, इकाई अंक हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और अगर 4 से नहीं कट रही होगी, जैसे 3 की घात हमको दे दिया कितना 9 दे दिया, तो 9 में हमने भाग लगाया, 4 का 4 दूनी 8, तो जहां तक भाग चला गया वहां तक इकाई अंक 1, लेकिन 8 तक चला गया, शेष कितना बचा 1 बचा। तो जो शेष बची है घात उतनी लगा दो उस संख्या के इकाई अंक पर। इकाई पे 3 है, तो 3 की घात हमने क्या लगाया, जो शेष बचा 4 का भाग देने पर, 9 में 4 का भाग लगाया तो 1 शेष बचा, 1 को लगा दिया 3 के ऊपर। 3 की घात 1 यानी कि 3, और 3 एकम 3, तो फाइनली इकाई अंक हमको क्या मिल गया 3 मिल गया। 9 के बजाय अगर 10 होता तो 4 दूनी 8, शेष बचा 2,
यहाँ 3 की घात 2 आ जाता, और 3 की घात 2 का मतलब हो जाता है 9, तो 9 एकम 9, तब यहाँ उत्तर हमारा 9 आ जाता। आ रही बात समझ? तो फिलहाल ये सवाल इन 2 नियम से हो जाएगा, बाकी के नियम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली थ्योरी बोरिंग होती है ना, तो बताएंगे धीरे धीरे सारी चीजें, जितना हम आपको बता रहे हैं वो चीजें नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो फिलहाल आप आंसर बता सकते हैं, अब इतना मैंने बता दिया, तो आप आंसर बताइए जरा, फिलहाल इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्या करें कि न, हाँ जी, टाइम हो गया जी। तो देखो क्या है, अभी इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 3 की घात 65 गुणित 6 की घात 59 गुणित 7 की घात 71, है ना। तो 3 और 7 जब इकाई पे है तो घात को देखो 4 से डिवाइड हो रही है क्या, 65 में हम 4 का भाग देंगे तो ऑब्वियसली 64 तक चला गया, है ना। तो जहां तक भाग चला गया इकाई अंक 1, उसके लिए शेष कितना बचा, 64 तक भाग चला गया तो 1 बचेगा, उस 1 को लगा दो 3 की घात पे, क्लियर है, इंटू 6 की घात जितनी भी हो, 0 1 5 या 6, उसकी घात कितनी भी हो इकाई अंक वही आता है, तो यहाँ इकाई अंक 6 ही आएगा। अब 7 की घात 71 है तो 4 का भाग दो, जहां तक 4 का भाग जाएगा वहां तक इकाई अंक 1 आएगा, ठीक है ना। और घात देने के बाद जो शेष बचेगा 4 का भाग देने के बाद, तो 4 का भाग दे लो इसमें, है ना, 71 में, तो कहां तक जाएगा, 4 का भाग दिया, 60 64 68 तक गया, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 को घात लगा दो 7 की, है ना, क्लियर है। चलिए, तो अब ये उत्तर देख लो क्या आएगा, 3 की घात 1, 3 एकम 3, 6, और 7 की घात 3 हम देखें, 7 का घन होता है 343, ठीक है ना, तो 343 का इकाई अंक 3 आएगा, 3 एकम 3। अब इनका गुणा करें, तिछंक 18 का 8 और 8 ती 24 का 4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना, 4। सी ऑप्शन 4 आएगा ना। तो जो 6 पे जा रहे हैं या किसी और ऑप्शन पे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ठीक है ना। फंडा क्लियर है ना, बिल्कुल चीजें ऐसे ही होंगी, कैसे होंगी बता चुके हैं, अभी 2 नियम बताए हैं, अभी 2 नियम और शेष हैं, ठीक है ना। तो सब्र रखो, मेरे साथ जुड़े रहो, सारे नियम बता देंगे, और जहां अगले 2 नियम बताएंगे तब ये 2 नियम रिवाइज करा देंगे, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ जी, तो वो चीजें फिर आपको रेगुलर जुड़ा रहना पड़ेगा ना यार उसके लिए। चलिए, तो अभी अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फंडामेंटल इसका शुरू में बता चुका हूं कैसे करना है, ठीक है ना। पाई माइनस ई क्या है, पाई माइनस ई क्या है, एक धनात्मक परमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, और परमेय और अपरमेय दोनों है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या इसका आंसर बनेगा, तो मैंने आपको यार क्या बताया था कि पाई कैसी संख्या है, एक सदैव अपरमेय संख्या होती है ना। क्यों होती है इसका रीजन मैं बता चुका हूं क्लास में, है ना। तो जो क्लासेज अभी नहीं देखी है उन्होंने रेगुलर, तो वो सारी चीजें शुरू से देखना, समझ में आएंगी। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, इतना हमको पता है, और ई क्या है, तो फिलहाल ई पे मत जाओ, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, देखो किसी अपरमेय संख्या में आप अपरमेय को घटाइए जोड़िए या परमेय को घटाइए जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 2 और √3 का, 2 कैसी है, परमेय संख्या है, और √3 कैसी, अपरमेय संख्या। तो एक परमेय का अपरमेय को जब हम जोड़ें या घटाएं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी, अपरमेय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहां पर पाई माइनस ई क्या होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करके बताओ मुझे। हाँ जी, क्या होना चाहिए, यहां पर एक धनात्मक परमेय होगी, ऋणात्मक परमेय होगी, परमेय अपरमेय दोनों होंगी, दोनों होंगी यार, ये तो कुछ लॉजिकल नहीं होगा ना, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑब्वियसली यहां पर सी आंसर बनेगा हमारा, क्या बनेगा, एक अपरमेय संख्या होगी, तो मैं बता चुका हूं पाई एक अपरमेय। अब आप उसमें कुछ भी जोड़ो यार, कुछ भी घटाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक अपरमेय संख्या में जब भी हम कुछ भी जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, हमको वैल्यू सदैव अपरमेय ही मिलेगी। ये फंडा क्लियर है ना, काम आएगा काफी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक परमेय संख्या आपको दे रखी है 5/19, इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब बहुत ही अच्छी चीज है, यानी कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, अगर आपको ये दोनों मालूम है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट मैंने कहा 2 है, तो 2 का योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, है ना,
वो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम 2 का होगा -2, और -2 का योज्य प्रतिलोम होगा 2, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस या माइनस में। क्लियर है? लेकिन अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूं, है ना, तो वो क्या होगा, जैसे 2 है तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक या गुणा प्रतिलोम अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा केवल उसका इनवर्स, यानी कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/2। क्लियर है ना? तो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको अगर समझ में आ गया है तो अब इस सवाल को आप कर दीजिएगा फटाफट से, आपको टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड्स का, कीजिए फटाफट से। और यार शेयर करो, है ना, क्लास को जितना कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ो यार, है ना। तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको कंपटीशन को फील करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़िए। और फिर मैं आपके लिए जो है वो पीडीएफ मटेरियल भी लेकर आऊंगा साइंस और जीएस का, है ना, बहुत ही अच्छा मटेरियल लेके आएंगे एकदम सिलेक्टिव। चलिए टाइम हो गया। तो परमीय संख्या है 5/19 ऑब्वियसली, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 5/19 होगा। अब ये कह रहा है 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा करना है। तो लो जी, माइनस का 25/19 का गुणा होगा 361, हो गया, कि गुणनफल हो गया का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, उसको इनवर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 361/25, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, ए ऑप्शन हमको मिला। तो जिनका जो है ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है ना, बाकी यार बी पे जा रहे हैं तो उन्होंने माइनस को कंसीडर नहीं किया है ना, तो चिन्ह का जो है वो आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है ना। तो एक नई चीज आपने सीखी है, योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, अगर पहले से मालूम थी तो अच्छी बात है ना, नहीं मालूम है तो ऑब्वियसली पूर्ववर्ती परवर्ती योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम कई बार ये किताबों में और अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा बताई नहीं जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब एग्जाम में आती है ना तो बहुत ही अच्छे खासे होशियार लड़के का दिमाग खराब हो जाता है, यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन ये क्या है। और जो बेसिक से पढ़ रहा है वो करके आता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यही तो कंपटीशन है यार, हमको चीजें पढ़नी है, एक एक चीज पढ़नी है हमको। चलिए अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से आपको एक फंडा हम सिखा रहे हैं, है ना। इन सारे क्वेश्चंस का जो है लेवल अप करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल तो जो है वो बेसिक बेसिक चीजें टच कर रहे हैं हम, हर एक चीजें जो है वो समझ में आ जाए। क्या है क्वेश्चन, क्या है, 1.3 और 3 पे क्या लगा है, वार लगा है। ये वार क्या दर्शाता है, ये चीज क्या है, इसका मान क्या है, जरा करके बताइए मुझे। देखें कितने होशियार चंद हैं, कितने पहले पढ़ चुके हैं, लिखे आते हैं, बोले सर हाँ सर को कुछ नहीं आता, है ना, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनते हैं ना कुछ। हाँ तो बताओ फिर। हाँ जी, तो जी आंसर आ गया है, पलक कह रही है डी ऑप्शन। क्या ये सही है भाई? देखो यार, ये जो है बार क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे वो समझते हैं इन चीजों को। 1.3 पे वार, यार इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, केवल 1.3 की बात करते हैं। तो 1.3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या करूंगा, इसके बटे में 1 लिखूंगा, दशमलव हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया, 13/10 हो गया। 10 का जरा भाग लगाइए, तो आप इसको 1 सही 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको 1 सही 0.3, तो 0.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 1 सही 0.3 या 0.3 को हमें लिख सकते हैं 3/10। तो कैसे भी लिख लीजिए, है ना, इसी को वापस से 1 सही 3/10 लिख लो, है ना, चाहे तो ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए। तो ये तो क्या था, केवल दशमलव के बाद जो संख्या थी वो केवल साधारण संख्या थी, लेकिन अभी लगा दिया इसमें वार। तो जब वार लगा देते हैं तब क्या कहानी होती है, अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, जब वार नहीं था तो बटे में 10 लिख रहे थे, लेकिन वार का तात्पर्य ये होता है 0.3, जैसे 3 पे वार लगाया तो इसका मतलब है 0.3 के बाद, सॉरी दशमलव के बाद 3 3 3 ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में संख्या है ना वो 0.3 नहीं, 0.3 से बड़ी संख्या है ना। और जब ये पूरी वैल्यू बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू थोड़ी सी घटेगी, है ना। जब ऊपर का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू हमने घटा दी होगी, तो भाग लगने की वजह से, छोटी वैल्यू का भाग लगने की वजह से आपको बड़ी वैल्यू मिलती है। तो 0.3 पर जो वार है उसको हम 0.3 को हम लिख रहे थे 3/10, लेकिन 3 पे वार लगने की वजह से हम उसको लिखते हैं 3/9। ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अगर 2 अंकों पे वार होता, जैसे 34 होता, दोनों पे वार लगा होता, तो हम लिख सकते हैं उसको 34/99, जितने अंकों पे वार उतनी ही बार नीचे 9 लिखते, है ना। तो ये बेसिक फंडा है। तो अगर अब हम इस सवाल को सॉल्व करें ना, बहुत हो गई बोले सर मच मच, अब सवाल बताओ कैसे होगा।
तो देखिए फंडा ये है कि 1.3 पर बार एक को सेपरेट लिखिए, दशमलव से पहले जो संख्या है उसको सेपरेट लिखिए, प्लस 0.3 पे बार है उसको लिख दें 3/9। क्लियर है? तो आप प्लस को मानिए या मत मानिए, आप इसको सही मान सकते हैं, यानी कि 1 सही 3/9, है ना? ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, तो 1 सही 1/3, है ना? या यहां काट दो, जैसे काटना है वैसे काट लो। 1 सही 1/3 या 3 एकम 3 4/3। आ रही ना बात समझ में? एक बार फिर से बता दें, अगर कोई डाउट है तो 1.3 पे बार क्या करना है, 1 सही 3/9 लिखना है। 3 इसको काट देंगे, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1 सही 1/3। तो हम इसको सही बटे को बटे में चेंज करेंगे, तो कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा और उसमें ये जोड़ देते हैं। तो 3 एकम 3 और 1 4/3, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो दोस्तों, तो ये जो है वो मैंने आज इतना बता दिया। क्या था ये, मैथ का हमने पढ़ लिया है ना। ये 50 मिनट हमने मैथ पढ़ लिया। 12 से 15 क्वेश्चन हमने किए हैं आज, और बहुत सारी बेसिक चीजें हमने सीखी हैं। लेवल अप करेंगे, एमपी प्लस में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब आगे हमको कंटिन्यू करते हैं रीजनिंग को। ठीक है ना? अब ये रीजनिंग जो है, हम पहला टॉपिक रीजनिंग में उठा रहे हैं एनालॉजी का, तो फटाफट से शेयर करो यार, है ना यार, बताओ कि रीजनिंग भी हो रही है, क्योंकि मैथ तो केवल 20 नंबर का आएगा, लेकिन रीजनिंग तो यार 40 नंबर की आनी है। तो अब इसलिए पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो पहला टॉपिक हम एनालॉजी ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सादृश्यता परीक्षण। अब इसलिए किताबों में पहला टॉपिक यही दे रखा है, तो इसी को पढ़ते हैं। अब यार ये जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड टॉपिक है। इसके लिए ना आपको नॉलेज होनी चाहिए वेरियस फील्ड की। तो आप जी के जीएस पढ़ते हैं, वो नॉलेज यहाँ आपको रीजनिंग में काम आएगी। हाँ, बोले सर ये क्या यहाँ भी जीएस लगेगा? तो यार बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही नॉलेज बेस है। तो देखेंगे आगे कैसे कैसे नॉलेज होती है आपको। देखो, राज्य राजधानियों के बारे में, थोड़ा सा साइंटिफिक इक्विपमेंट के बारे में, थोड़ा सा धातुओं के बारे में, तो वेरियस टाइप की आपको नॉलेज चाहिए, और उस नॉलेज के आधार पर थोड़ी सी इंग्लिश की भी नॉलेज चाहिए होती है, और उसके आधार पर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। यानी कि जैसे दूसरा शब्द जो है वो किससे संबंधित है, पहले से संबंधित है, या मैं कह सकता हूं जो दूसरा है वो पहले से संबंधित है, तो ऐसे ही चौथा जो है वो तीसरे से संबंधित होगा, और वो क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे त्वचा बाल तो एक दूसरे से संबंधित है, त्वचा पर क्या होती है, बाल उगते हैं हमारी स्किन पर, ठीक है ना। वैसे ही भूमि पर क्या उगता है, अयस्क, धूल, घास, खनिज, तो हम सभी जानते हैं भूमि पर घास उगती है, सी ऑप्शन है। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, किताब से भी कर लेना। मैं थोड़ा सा आपको बस आइडिया दूंगा, 20-25 क्वेश्चन करके हम आइडिया देंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, और बस आप किताब उठाइएगा, ये टॉपिक उठाइएगा, जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिएगा, और इसके लिए आप जितनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं ना उतनी बढ़ाइएगा, उतनी नॉलेज होगी उतनी ही ये टॉपिक आसानी से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन आपको करनी है, मैं टाइम दूंगा आपको उतना ही, 10-10 20-20 सेकंड का आपको करना है फटाफट से। हाँ जी, सुई, टांका, चाकू, क्या, करो फटाफट से। अजीब दास्तां है ये। हाँ जी, तो सुई, जैसे सुई का इस्तेमाल हम करते हैं टांका लगाने के लिए, है ना, वैसे ही चाकू का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, कट लगाने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन यहां पर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे सुई से हम क्या लगाते हैं, टांके लगाते हैं, है ना, वैसे ही चाकू से हम कट लगाते हैं, कोई भी चीज काटते हैं। क्लियर, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल, गाड़ी, बिजली, तो क्या। यार डैम इजी क्वेश्चन है, और देखो इनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, पुलिस में और रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो ऑब्वियसली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है ना। तो आए हुए क्वेश्चन ही लेता हूं मैं, इनमें तो ज्यादातर प्रयास मैं ये करता हूं कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही लूं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं से हमारी सही तैयारी होती है यार, ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चन करने का सेंस नहीं बनता है। पेट्रोल, गाड़ी, बिजली, तो क्या। देखो, जिस प्रकार गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है ना, उसी प्रकार बल्ब बिजली से चलता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल से चलती है गाड़ी, बिजली से चलता है बल्ब, बाकी माल अंधेरा कच्छ यहाँ कुछ भी जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता।
अगला है हरा रंग है तो सेब क्या है? अरे यार इसमें क्या मतलब, सबको पता है तो यार, हरा रंग है तो सेब है मिठाई। बोले सारे क्या बात कर रहे हैं, सेब मिठाई होती है? सेब गोल होता है ना, तो गोल नहीं, सेब फल है। हरा क्या है? एक रंग है, वैसे ही सेब क्या है? एक फल है, ठीक है, फ्रूट है। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्य प्रयास तो सोना क्या? उठना मुक्ति आराम समीप। कीजिए फटाफट से। कार्य प्रयास तो सोना क्या? उठना मुक्ति आराम समीप। हाँ जी, इतना क्या सोचना, देखो जैसे प्रयास, आप कार्य जो है वो किससे संबंधित है? प्रयास से संबंधित है, ठीक है ना? ठीक है ना? आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हो, या आप कार्य क्यों कर रहे हो, ठीक है ना? आप कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे सोना, सोने पर आपको क्या मिलेगा? जो है वो आराम मिलेगा, ठीक है ना? तो सोना यहां पर आराम से संबंधित है, ठीक है ना? उसका थोड़ा सा एक लैंग्वेज फॉर्मेशन कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। उठना नहीं बनेगा ना, उठना कैसे बनेगा? तो उठना तो वहां अपोजिट हो गया ना, सोना उठना। तो कार्य और प्रयास अपोजिट थोड़ी ना, कार्य और प्रयास तो एक ही चीज है ना। हम सोते क्यों है? आराम करने के लिए, ठीक है ना? हम प्रयास क्यों करते हैं? जैसे हम आराम करने के लिए सोते हैं, वैसे ही हम प्रयास करते हैं हमारा कार्य कंप्लीट करने के लिए। ये उसका हो गया लैंग्वेज फॉर्मेशन। तो आप उसको एक भाषा में अरेंज कर लीजिए। इस प्रकार के सवाल करने के लिए जब तक आप एक उसका एक लैंग्वेज में सेंटेंस नहीं बनाएंगे दिमाग में, तब तक चीजें नहीं होंगी। आप सोचो कि वैसे ही हम आंसर ले दें, बस पढ़ो और आंसर लग जाए, तो इतने भी सरल नहीं होते यार। हर बार नहीं होते, कई बार सरल होते हैं, लेकिन हर बार सरल नहीं होते। रीजनिंग में आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ जो है वो फॉर्मूला नहीं होता, सूत्र नहीं होते करने के, कि फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दी, उत्तर आ गया। नहीं भैया, ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ठीक है ना? यहां पर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, दिमाग लगाना होगा। चलिए, समरूप जोड़ी का पता लगाइए। गेंद फेंकना, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन चुनिए फटाफट से, 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। हाँ जी, जैसे गेंद को हम फेंकते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं? कुत्ते को थपथपाते हैं। हॉकी को गेंद, यार ये तो कुछ बात ही नहीं जमी, है ना? क्योंकि यहां पर एक वस्तु है तो अगली क्या है? क्रिया है। आ रही ना बात समझ में? तो देखो, गेंद बल्ला दोनों वस्तु होंगी, हॉकी गेंद दोनों वस्तु होंगे, तो बी और डी, तो बी और सी तो होना ही नहीं है। कैंसिल फटाफट से। अभी ए और डी का तुम जो है वो कंपटीशन करो फटाफट से। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी। जैसे गेंद को फेंक रहे हैं, वैसे फुटबॉल को हम क्या करते हैं? किक लगाते हैं, है ना? हो जी, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलिए पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, बाकी चीजें वही हैं। आपको जैसे पहले से दूसरे का रिलेशन है, वैसे ही तीसरे से चौथे का रिलेशन देखना है। कीजिएगा, टाइम स्टार्ट है आपका। जैसे कवि कविता, मोची क्या? कवि कविता से संबंधित है, तो मोची किससे है? जूतों से। यार कवि कविता लिखता है, मोची जूते, जूते सिलता है ना। हाँ जी, तो बस वही काम है ना, उसका काम है। जैसे कवि का काम है कविता लिखना, मोची का काम है जूते सिलना या बुनना, जो भी है ना? हाँ जी, तो यहां पहला दूसरे से, तीसरा किससे? लो जी, समझो क्वेश्चन क्या है। लोहा, एफी, चांदी क्या? योर 20 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट नाउ। 10 सेकंड्स रिमेनिंग। बोले 20 सेकंड तुरंत निकलती हैं भाई। दौड़ दौड़ भाग भाग शाह, कंपटीशन है भाई। हाँ जी, तो आंसर जो है वो आने लगे हैं। सी सी सी, वेरी गुड, है ना? हरिओम, सुनील, रश्मि, वेरी गुड, है ना? ये अब आपको पता है ना? कि आपको पता है सिंबल आपको मेटल्स के, मैंने कहा ना नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, जितनी नॉलेज उतना। अब आपको साइंस आपके में आना है तो आपको पता होना चाहिए यार। एफी जो है, एफी यानी कि फेरस, किसको बोलते हैं? आयरन को, लोहे को। तो लोहे का संकेत है एफी। वैसे चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं, लेकिन उसका संकेत होता है एजी। क्लियर है? एन सोडियम का है, ये क्लोरीन का है, पोटेशियम का है। ये संकेत आपको मालूम होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है ना? ऑब्वियसली नहीं मालूम है तो ऑब्वियसली साइंस की क्लासेस लगेंगी। क्यों चिंता कर रहे हो? बिल्कुल लगेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, अभी देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मोनार्क
क्या आएगा? एनाकोंडा, कोबरा। करो फटाफट से, 20 सेकंड का टाइम है। रीजनिंग में जल्दी जल्दी करना है, 20 सेकंड से टाइम, ऐसे क्वेश्चन में तो कभी नहीं लगाना है। ये तो यार नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है। हाँ जी, 2 सेकंड रिमेनिंग। देखो यार क्या होता है, मोनार्क आपने शायद पहली बार सुना होगा। मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, राजा, ठीक है ना। तो यहां जैसे एनाकोंडा, कोबरा दोनों ही एक प्रकार की सांप की प्रजाति हैं, ठीक है ना। तो जैसे एनाकोंडा, कोबरा जो है वो संबंधित है, ऐसे ही मोनार्क यानी कि सम्राट है, राजा है, तो इसके लिए क्या बनेगा? क्वीन, बहुत बेहतरीन आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा आंसर हो गया। अब मोनार्क का मतलब नहीं मालूम है तो नहीं होगा, बात खत्म। तो कैसा होगा? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। नॉलेज जरूरी है तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। किताब उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना। मेरे पास कुछ किताबें हैं ना, जिस किताब में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, कुछ किताबों में से लिए हैं, तो इधर उधर से अरेंज करके लिए मैंने तो, हालांकि, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम पे जुड़ लो, टेलीग्राम जो है वो इफेक्टिव स्टडी के नाम से ही आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। देखो यार मैंने लिंक दी है कि नहीं दी है, अगर नहीं दी है तो कोई बात नहीं है, मैं जो है कमेंट में दे दूंगा बाद में, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियोज में भी लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वहां ज्वाइन कर लो यार, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन लगाओ उतना अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम चैनल इफेक्टिव स्टडी जाओ, सर्च करो, मेरा थोड़ा दिख जाएगा, मतलब वहां फोटो लगा हुआ है मेरा उस पर, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या तो मैंने दी नहीं है ना, दी है क्या, दी है क्या, दी है क्या? अरे नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है, ठीक है ना, नहीं दी है, नहीं दी है, चलो कोई बात नहीं है ना, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो है बाद में दे दूंगा, है ना। अभी लाइक कर दो फटाफट से पहले तो, है ना, तब आगे बढ़ते हैं। लाइक करो, है ना, लाइक क्या बहुत कम लाइक है, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है। लाइक करो, शेयर करो, है ना। नहीं पसंद आया डिसलाइक करो धमाके से, हाँ, क्या सोचना, लेकिन करो तो सही कुछ। चलो इसको करो फटाफट से। छाया, प्रकाश तो परावर्तन क्या? कपड़ा, गंदगी, जल, वायु। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइंस का बेसिक फंडामेंटल पूछा जा रहा है यहाँ पर, साइंस का बेसिक फंडामेंटल पूछा जा रहा है। देखें आपको कितना नॉलेज है, पता पड़ेगा। चलिए टाइम सब। देखो यार, छाया जब भी छाया पड़ती है तो वो कहाँ पड़ती है? जब प्रकाश आएगा, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पेड़ लगा है ना, इस पे अगर प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, तो इधर इसकी शैडो बनेगी, जाहिर सी बात है ना, यहाँ इसकी छाया बनेगी। तो ऑब्वियसली ये प्रकाश की घटना है सीधी सीधी, जैसे जो छाया की जो घटना है वो किससे होती है? प्रकाश से होती है। ऐसे ही परावर्तन की घटना यहाँ कपड़े से हो सकती है, गंदगी से हो सकती है, वायु से हो सकती है। प्रकाश किस पे पड़ेगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो जल यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ तो प्रकाश जल के अंदर चली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन की घटना। आ रही ना बात समझ में? और कुछ प्रकाश किरणें पानी की सतह से टकराकर लौट जाएंगी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन की घटना। और जो अंदर चली जाएंगी उसको हम कहेंगे अपवर्तन की घटना। क्लियर है? तो जल परावर्तन और अपवर्तन दोनों करता है, तो यहां पर जल जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स का टाइम दे रहे हैं, कीजिए फटाफट से। रीजनिंग के लिए यार बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, रीजनिंग में आपको 15 मिनट में ही आपको 20-30 क्वेश्चन करा के चला जाया करूंगा डेली, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, और ये जो हम पूरी क्लास है ना, वो मिनिमम हम 1.5 आवर की करेंगे, ठीक है ना। 1.5 घंटे की हम क्लास करेंगे, तो 1.5 घंटे की क्लास में हम 45 मिनट मैथ, 45 मिनट रीजनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग हमारी 40 नंबर की, तो हम उसके लिए टाइम देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए तो टाइम हो गया। अब देखो रसायन विज्ञान में हम परमाणुओं के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ऐसे ही जीव विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अणु, न्यूरॉन, बायोमेट्रिक्स, कोशिका, है ना। तो हम न्यूरॉन के बारे में भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर कोशिका हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो परमाणु एक छोटी इकाई है, एक छोटी अविभाजित इकाई होती है ना। ऐसे ही कोशिकाएं भी, सेल्स भी क्या है? एक छोटी अविभाजित इकाई है। तो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, सेल यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पर इंग्लिश की नॉलेज चाहिए। तो देखें कितनों को क्या नॉलेज है, पता तो पड़े, कीजिए। और ये कम से कम हम 1.5 घंटे की क्लासेस चलाया करेंगे, तो आज जितनी हो जाती है उतनी ठीक, लेकिन आगे से हम 1.5 घंटे की क्लासेस रखेंगे।
है ना। बस प्रयास ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है लाइव जोड़िए क्लास में। जैसी क्लास स्टार्ट हो फटाक सीन मुझे कम से कम 50 स्टूडेंट लाइव चाहिए, तब तो क्लास में मजा आता है ना, फुर्ती से आंसर आने चाहिए। चलो हाँ, तो यहाँ क्या आंसर आ रहे हैं, ए बी सी डी। यार देखो बैरक, सोल्जर, सोल्जर हमको सबको पता है, स्पाइडर हमको पता है, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, ठीक है ना, जबकि सोल्डर का सोल्जर नॉट सोल्डर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, ठीक है ना। तो बैरक का मतलब क्या होता है, छावनी। तो जैसे सैनिक किसमें रहते हैं, छावनी में रहती हैं, सैनिकों के लिए क्या रहने के लिए, सोने के लिए क्या होती है, छावनी होती है। वैसे ही मकड़ी किसमें रहती है, नेस्ट यानी कि घोंसले में, हाइव में, बार्न में या वेब में। तो मकड़ी जाले में रहती है, हम सभी जानते हैं, और जाला यहाँ वेव का मतलब होता है, तो यहां पर वेव जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आपको ऑप्शन में जो दिए हैं सबके आपको आंसर, सबकी मीनिंग मालूम हो, लेकिन हमारे काम की चीज अगर मालूम है तो लग जाएगा, नहीं मालूम है तो नहीं लगेगा। तो इसका कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखा नहीं सकता। मैं अगर कहूँ कि उसको बेटा ऐसे करना है, नहीं, मैं नहीं सिखा सकता, इसके लिए यार नॉलेज चाहिए। तो यही कह सकते हैं यार, इसको जो है वो नॉलेज आप जितनी ले सकते हैं उतनी लीजिए। अब ऑब्वियसली 4 महीने में हम कितनी नॉलेज ले सकते हैं, तो अपना जीएस का, साइंस का पोर्शन अच्छे से पढ़िए, है ना। जहां तक है मोर देन 95% आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बोलो सोचो सर इंग्लिश की मीनिंग याद करने बैठ गए, जो सब्जेक्ट ही नहीं है अगर, तो वो बेकार है, उसके लिए टाइम खराब नहीं करना है ना। ऐसा एक आध क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर वो किस्मत हुई तो बंदी क्वेश्चन के लिए मरा नहीं जाता कि एक पता पड़ा एक क्वेश्चन के लिए भाई साहब पूरी किताब खोल के पढ़ रहे हैं, लगे 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 एक नंबर के लिए। तो जहां से नंबर ज्यादा स्कोर होते हैं ना, उस पर मेहनत ज्यादा करो, ठीक, सीधी सी बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से आंसर बताओ। पृथ्वी नीला मंगल क्या 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 क्या, हाँ जी, काला लाल हरा भूरा, हाँ जी, क्या आंसर रहेगा। पृथ्वी नीला ग्रह होता है ना, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। तो अगर हम वहां से दूसरे ग्रह से, प्लानिट से, स्पेस से जब हम देखते हैं पृथ्वी को, तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और मंगल के बारे में हमने पढ़ा है कि मंगल कैसा है, रेड प्लानेट, जो रेड प्लानेट होता है, लाल ग्रह होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम उस पर देखते हैं, हम काफी जो है वो फेरस ऑक्साइड वगैरह वहां पर पाया जाता है, जिसका रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है, ये हमने काफी सारा पढ़ा है ना। जब हम साइंस जो है, आप जो भी सर पढ़ाएंगे आपको वो बताएंगे इसके बारे में, सारे ग्रहों के कलर वलर और सारी चीजें बताएंगे। चलो अब इसको देखो, क्लोज ओपन कट तो क्या, क्लोज ओपन कट देन क्या रहेगा यहां पर आंसर हमारा, कीजिए दोस्तों फटाफट से। हाँ जी पंकज जी, बिल्कुल करंट अफेयर भी कराएंगे, है ना। हम जानते हैं करंट अफेयर आजकल ज्यादा आता है एग्जाम में, जीएस में करंट अफेयर घुसेड़ देते हैं। करंट अफेयर के लिए यार एक मैं बता दूं, डेली करंट अफेयर की क्लास कोई भी मत देखना, यूट्यूब पे पता पड़ा डेली 15 मिनट आधा घंटा करंट अफेयर पर खराब कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। डेली करंट अफेयर कभी मत पढ़िएगा। हम आपको जो पूरी साल की करंट अफेयर होंगे वो हम आपको कराएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ जी, तो क्लोज ओपन कट देन क्या, तो देखो यार, क्लोज का जो अपोजिट है वो ओपन होता है, हम जानते हैं। तो कट का अपोजिट, तो कट का मतलब होता है चीजों को अलग कर देना। जब आप किसी चीज को काट दोगे, सपोज दैट एक सेब लिया हमने, काट दिया बीच में से, तो क्या हो गया, उसके टुकड़े अलग हो गए। तो कट का अपोजिट अटैच हो सकता है, यहां पर स्टिच भी हमारा आंसर बन सकता है, ऑब्वियसली डी भी हमारा आंसर हो सकता है। काफी सारा कंफ्यूज है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टिच हर चीज में नहीं लेते। स्टिच तो केवल जैसे कोई कपड़ा फट गया तो उसको हम सिल सकते हैं, या हमारी चमड़ी कट गई तो वहां टांके आ सकते हैं, तो उनको, लेकिन प्रत्येक चीज जो कट होती है क्या वो स्टिच हो सकती है, नहीं। तो स्टिच का अपोजिट अटैच यहाँ पर बहुत बेस्ट है आंसर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेघालय, शिलोंग, देन बिहार, तो क्या। हाँ जी, करंट के लिए आपको पर्टिकुलर क्लासेस लगेंगी। डेली करंट अफेयर हम कभी नहीं पढ़ाएंगे भाइयों, हम पढ़ाएंगे ईयरली करंट अफेयर। क्लियर है। हाँ जी, तो टाइम हो गया। चलिए देखो, हम जानते हैं यार, देखो मेघालय
एक स्टेट है, जबकि शिलोंग उसकी कैपिटल है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैपिटल बेस है, राजधानी है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, बिहार की राजधानी, अरे बिहारी बाबू, बिहार की राजधानी होती है पटना, सबको पता है ना। चलिए, तो यह क्लियर है ना। तो यहाँ पर राजधानी बेस को भी क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है सारे। राज्यों की राजधानी या देश की राजधानी भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है लीनन, है ना, लिनन नहीं है ये, लीनन है। लीनन आपने सबको मालूम है, जैसे कपड़े से संबंधित है, कपड़े का एक टाइप होता है लीनन, है ना। चलो, तो क्वेश्चन को पढ़ लो पूरा। लीनन जैसे कपड़े से संबंधित, उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है? हाँ जी, यार शेयर करो जितना कर सकते हैं, और जो है वो ये काम जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताइए क्लास के बारे में, कि शाम को 8 बजे क्लास होती है, मैथ प्लस रीजनिंग, हम दोनों चीज़ें लेते हैं। और ये जो आपको ध्यान रखना है, कितने बजे से, 8 बजे से, टाइम 8 बजे से शाम को मैथ प्लस रीजनिंग दोनों होती हैं। और इसका जो है हम टाइम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे लाइव आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। प्लस जीएस और करंट अफेयर और साइंस की क्लासेस भी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। हाँ जी, तो लिनन क्या है, एक कपड़े का टाइप है। वैसे ही सोना क्या है, सोना वो सोने वाला नहीं, स्लीप वाला नहीं, सोना गोल्ड, तो वो क्या है, एक धातु है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, लिनन, है ना। लिनन क्या है, कपड़ा है, वैसे सोना क्या है, धातु है ना। चलिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सारे। तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे माउंटेन का निम्नलिखित से किससे है, कीजिए फटाफट से, 20 सेकेंड्स रिमेनिंग। हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड इज मेटल, वो हो गया। अभी इसका बताइए। तालाब पानी से संबंधित है, वैसे माउंटेन किससे, तो हम जानते हैं तालाब में क्या मटेरियल है, पानी है। वैसे माउंटेन पे कौन सा मटेरियल होता है, चट्टान होती है, जाहिर सी बात है। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हमारा आंसर बनेगा। ओके, जैसे तालाब में पानी, वैसे माउंटेन में क्या है, चट्टान है। चलिए, अब अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा ध्यान से। तेज हवाई जहाज से संबंधित है, उसी तरह मंद किससे संबंधित है? चलना, व्यायाम, दौड़ना, गाड़ी, कीजिए फटाफट से, 20 सेकंड्स का टाइम है ना। तो हवाई जहाज हम जानते हैं, देखो तेज कौन चलता है, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज क्या चलता है, तेज चलता है। ऐसे ही मंद कौन सा चलता है, तो मंद चलने के लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए ना, कोई वाहन होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन पे ध्यान दो, तो वाहन तो केवल एक ही दे रखा है, बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी जो है वो बहुत ही पुराना प्राचीन वाहन है ना, गांव में अभी भी चलता है। तो ये कैसा चलता है, मंद चलता है, स्लो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे हवाई जहाज तेज चलता है, वैसे ही बैलगाड़ी मंद चलती है, स्लो चलती है। मंद का मतलब है स्लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक का सील से वही संबंध है जैसे टाक का किससे है, टॉक, है ना, मेन की बातचीत करना। ब्रेक माने, चलो अभी पहले आप करो, है ना, तभी बताएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना, पहले राज थोड़ी ना खोलेंगे। हाँ जी, अदर स्टेट वाले भी एमपी प्लेस का फॉर्म भर सकते हैं। बार बार ये क्वेश्चन मत पूछो, मैं बता चुका हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भर सकते हैं। और जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखो यार, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज का टूटना, जबकि सील का मतलब होता है उसको पैक करना, सील लगा देना, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो सील का मतलब होता है उसको एकदम पैक कर देना, बांध देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाक किसका मतलब, तो ये क्या हुआ, अपोजिट होगा ना, यहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ उसको पैक कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। तो टाक का मतलब बातचीत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, काम, ग्रम्बल, साइलेंट और पीस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो टाक का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या दोस्तों, क्या आएगा, पीस। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ना कि सी, ठीक है ना। सी भी लगा सकते हैं, देखो कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं कुछ कुछ, मैंने जैसे कहा क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर पीस ज्यादा करेक्ट आंसर लगता है, ठीक है ना। ठीक है, और अच्छा, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो वैसे सी भी बहुत सही आंसर है, ठीक है। अगर मैं पीस की बात करूं तो पीस के लिए यहाँ टाक के बजाय होना चाहिए था कोई शोर जैसी आवाज होनी चाहिए थी, ठीक है ना। जब शोर हो रहा है तो फिर हमको शांति चाहिए,
कोई बातचीत कर रहा है तो साइलेंट है। तो चलिए ठीक है, जो मैं उनके पक्ष में जाता हूं, जो सी आंसर दे रहे हैं वो ज्यादा सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो सी यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, हाँ जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू ओल्ड से संबंधित। तो उसी प्रकार डे किससे संबंधित है, कीजिए फटाफट से। हाँ जी हरिओम जी, काम भी उसका आंसर हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना, वहां साइलेंट ज्यादा बेटर था। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जैसे नए ओल्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जैसे नए का पुराना, न्यू का ओल्ड, वैसे ही डे का नाइट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को, तो डी आएगा यार, सी सी कैसे आ जाएगा, डी आएगा, डी है ना, कुछ तो पुराने पीछे चल रहे हैं। ओ जिल्लो, यार यार क्लास खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं है ना, क्वेश्चन इतनी थे। ठीक है, तो 1.25 घंटे क्लास हो गई, आगे से 1.5 घंटे की रखेंगे कम से कम। ठीक है ना, हाँ जी। लेकिन अब आपको करना ही है कि लाइव आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने का प्रयास कीजिए जितना कर सकते हैं। ठीक है ना, और मुझे ये जो क्लासेज है ना, वो फ्राइडे तक आपको 100 स्टूडेंट लाइव एवरेज लेके आने पड़ेंगे। ठीक है ना, 100 स्टूडेंट आपको लाइव लेने हैं, सब आपके हाथों में यार, बहुत पावरफुल हो आप, अपनी शक्ति को पहचानो, आप में पावर है ना। तो आप जो है वो लाइव कम से कम 100 स्टूडेंट लेके आइए। तो मैथ प्लस रीजनिंग दोनों आपकी यहां पर तैयार हैं। और जैसे ही 100 स्टूडेंट आप लाइव लेकर आएंगे, तो हालांकि आप लाइव लेकर आओ या ना लेकर आओ, है ना, मैं बहुत जल्द आपके लिए जीएस और साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है ना, 100 लाइव लेकर आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने अगर मैं किसी टीचर को यार बुला के ला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको भी तो कुछ रिस्पॉन्स दिखना चाहिए ना। वो 20-30 स्टूडेंट के लिए तो क्लास लेने नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है, हर कोई ना कोई कहीं पढ़ा रहा है, कहीं प्रयास कर रहा है, जैसे भी चल रहा है। लेकिन अब बात को समझिए, थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्स दिखेगा तभी ज्यादा जो है वो टीचर भी और भी इंटरेस्ट लेंगे, और डेफिनेटली फिर मैं आपके लिए कुछ पीडीएफ मटेरियल भी तैयार करूंगा, है ना। तो मुझे पता है आप मेरा सहयोग करेंगे, मैं आपका करूंगा। ठीक है ना, इसी प्रकार हमारी बॉन्डिंग चलती रहेगी। तो कल मिलते हैं कितने बजे, 8 बजे। ठीक है ना, 8 PM लाइव हम मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, है ना। थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, और आखिर में जय हिंद जय भारत।